ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग हिमांशु, अरुण, मनीष, अर्चना, गिरी, अवनीश, मोहिनी, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लीड और लैग की कहानी। लीड और लैग की दो क्लास हम लेंगे। पहली क्लास जो होगी बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक क्लास होगी और दूसरी क्लास में थोड़ा सा उसके ऊपर की चीजें हम डिस्कस करेंगे कि लीड और लैग है क्या और कैसे लीड लैग के बेसिस पे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो लीड और लैग के सवाल तो आपके हर जेईई के एग्जाम में आते ही आते हैं। साथ साथ ये लीड और लैग की कहानी आपको पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हेल्प करेगी, चाहे आप मशीन पढ़ो, पावर सिस्टम पढ़ो, मेजरमेंट पढ़ो, हर जगह लीड लैग या फेजर डायग्राम की कहानी आ ही जाती है। ठीक है, शुरू करें। चलिए, लीड और लैग, द स्टोरी ऑफ लीड एंड लैग। लीड और लैग की क्या है प्रेम कहानी, इसको हम देखते हैं। वैसे तो अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो लीड का मतलब होता है आगे, जो आगे चल रहा हो अपने जीवन में, और लैग का मतलब होता है पीछे। ठीक, जब किसी क्वेश्चन में लीड या लैग चेक करना होता है तो अगर लैग है तो उसके लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। सॉरी, लैग अगर है तो उसके लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं, और अगर लीड है तो उसके लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। लीड है किसी क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे भी, लीड है तो प्लस साइन का यूज करते हैं, लैग है तो माइनस साइन का यूज करते हैं। और जब डायग्राम बनाना हो किसी वेक्टर क्वांटिटी का, तो जब लैग क्वांटिटी बनानी हो तो किधर घूमते हैं? क्लॉकवाइज। लैग क्वांटिटी बनानी हो तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और लीडिंग क्वांटिटी बनानी हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लैग क्वांटिटी बनानी हो तो क्लॉकवाइज, लीड बनानी हो तो एंटी क्लॉकवाइज। लैग इक्वेशन में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लैग के लिए माइनस, लीड के लिए प्लस। बाकी लीड का मतलब होता है आगे, लैग का मतलब होता है पीछे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लीड और लैग का क्या मतलब है, कैसे किसी ग्राफ से हम समझ सकते हैं लीड और लैग की कहानी। तो आइए देखते हैं। आप जैसे ये ग्राफ देखो, ये मान लीजिए टाइम है और इधर आपकी करंट है, मान लीजिए क्या है? करंट है। आपको मैं एक ग्राफ ये बना रहा हूं, और दूसरा ग्राफ ये है। ये दो ग्राफ है। बिल्कुल सफिशियंट है हिमांशु, बोलने दो। सफिशियंट है हिमांशु। ये जो आपकी एक करंट है, मान लीजिए I1 है, और ये वाला जो है ये I2 है। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो I1 का है, ब्लू वाला ग्राफ I2 का है। अब इस ग्राफ में देखो जरा, I1 और I2 वाले ग्राफ में अगर दो क्वांटिटीज, ग्राफ को छोड़ो मेरी बात सुनो, अगर दो क्वांटिटीज एक ही टाइम पे अपने पीक पे पहुंचती हो यानी मैक्सिमम पे, दो क्वांटिटीज एक ही टाइम पे अपने मिनिमम पे पहुंचती हो और एक ही टाइम पे अपने जीरो पे पहुंचती हो, तो हम बोलेंगे दोनों सेम फेज में हैं। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, चाहे दो करंट हो, चाहे एक वोल्टेज एक करंट हो, अगर वो एक ही वक्त पे अपने मैक्सिमम पे पहुंचे, एक ही वक्त पे अपने मिनिमम पे पहुंचे, या एक ही वक्त पे अपने जीरो पे पहुंचे, तो हम बोलेंगे कि वो सेम फेज में है। हो सकता है कि उनकी मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग हो, मगर जिस टाइम पे दोनों अपने मैक्सिमम पे पहुंचेंगे वो टाइम एक ही होगा।
वो एक ही टाइम पे अपने मिनिमम पे भी पहुंचेंगे। हो सकता है दोनों का मिनिमम अलग अलग हो, बट टाइम जिस पे अपने मिनिमम पे पहुंचेंगे वो सेम होगा। सो इफ टू क्वांटिटीज रीचेज एट देयर मैक्सिमम एट द सेम टाइम और रीचेज एट देयर मिनिमम एट द सेम टाइम और रीचेज एट जीरो एट द सेम टाइम, देन दे आर इन सेम फेज। अगर दो क्वांटिटी एक ही वक्त एक ही टाइम पे अपने अधिकतम पे पहुंचे, एक ही टाइम पे अपने मिनिमम पे पहुंचे और एक ही टाइम पे अपने जीरो पे पहुंचे, तो क्या होती हैं? सेम फेज में होती हैं। इस ग्राफ में देखो कि I1 और I2 सेम फेज में है। I1 और I2 सेम फेज में है, जी हां। I1 का ग्राफ ये है, I2 का ग्राफ ये है। ये तो सही है कि I1 की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ये I1 की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि ज्यादा है, और I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी ही है, ये I2 की मैक्सिमम वैल्यू जो कि कम है। I1 की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, I2 की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। ठीक है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है, लेकिन क्या जिस टाइम पे दोनों अपने मैक्सिमम पे पहुंचे, क्या वो टाइम एक ही है? हाँ जी, एक ही टाइम पे दोनों अपने मैक्सिमम पे पहुंचे। मान लीजिए टाइम T1 है, या टाइम T1 की वैल्यू 2 सेकंड है, कुछ भी होगा, भाई यहां टाइम जीरो, यहां से यहां कुछ टाइम लगा होगा 2 सेकंड। 2 ही सेकंड पर I1 भी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा है और 2 ही सेकंड पे I2 भी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा है। ये टाइम मान लीजिए T2 है, ये टाइम मान लीजिए 3 सेकंड, मान लीजिए कितना है? 3 सेकंड मान लीजिए। अगर ये टाइम 3 सेकंड है या 4 सेकंड, चलिए मान लीजिए 4 सेकंड है, तो अब 4 सेकंड पे I1 भी अपने जीरो पे पहुंचा है, I2 भी अपने जीरो पे पहुंचा है। क्या 4 सेकंड पे I1 और I2 दोनों, क्या 4 सेकंड पे I1 और I2 दोनों अपने जीरो पे नहीं पहुंचे हैं? I1 भी जीरो पर है, I2 भी जीरो पर है। इस 4 सेकंड पे I1 और I2 दोनों अपने जीरो पे पहुंच चुके हैं। तो टाइम T2 जो कि 4 सेकंड है, क्या ये दोनों के लिए सेम नहीं है जिसपे दोनों अपने जीरो पे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सेम है। T2 पर ही I1 भी जीरो पर है, I2 भी जीरो पर है। इस टाइम को नाम दीजिए T3, ये मान लीजिए 6 सेकंड है। कितना है? 6 सेकंड। क्या 6 सेकंड जो यहां से यहां का टाइम है 6 सेकंड, इस पे I1 अपने मिनिमम पे है, निगेटिव में मैक्सिमम है वैल्यू। I1 भी अपने मिनिमम पे है और I2 भी अपने मिनिमम पे है, दोनों अपने मिनिमम पे है। मिनिमम मतलब निगेटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम। अरे हिमांशु कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके स्वरूप, आज हो जाएगा वो काम, स्वरूप आज हो जाएगा। तो ये जो कहानी है, ये I1 अपने मिनिमम पे है और ये I2 अपने मिनिमम पे है। I1 अपने मिनिमम पे है, I2 अपने मिनिमम पे है, दोनों अपने मिनिमम पे है। टाइम T3 इक्वल टू 6 सेकंड है। क्या एक ही टाइम T3 इक्वल टू 6 सेकंड पे दोनों अपने मिनिमम पे नहीं है? एक ही टाइम T2 इक्वल टू 4 सेकंड पे दोनों अपने जीरो पे नहीं है? एक ही टाइम T1 इक्वल टू 2 सेकंड पे दोनों अपने मैक्सिमम पे नहीं है? हो सकता है दोनों का मैक्सिमम अलग अलग हो, मगर जिस टाइम पे वो मैक्सिमम हो रहा है वो टाइम एक ही है। जिस टाइम पे दोनों अपने मिनिमम पे पहुंच रहे हैं वो टाइम एक ही है, भले दोनों की मिनिमम वैल्यू अलग अलग है, बट टाइम एक ही है। तो अगर एक ही वक्त पे दो राशियां, दो क्वांटिटी अपने पीक पे पहुंचे, अपने मिनिमम पे पहुंचे और जीरो पे पहुंचे, तो हम बोलेंगे दोनों सेम फेज में। क्या है? सेम फेज में। यानी हमें टाइम देखना है कि जिस टाइम पे दोनों अपने मैक्सिमम या मिनिमम पे पहुंच रहे हैं वो टाइम कितना है। तो यहां पे वो टाइम एक ही है सबके लिए। ये नाम दे दीजिए T1, इसको नाम दे दीजिए T2, इसको नाम दे दीजिए T3, इसको नाम दे दीजिए T4। मैं क्या लिखूंगा? हियर I1 एंड I2 आर इन सेम फेज। अच्छा, अगर I1 और I2 एक ही टाइम पे अपने मैक्सिमम पे या मिनिमम पे या जीरो पे पहुंचे हैं तो सेम फेज में आपने बोला, ठीक। अगर दोनों में से कोई एक अपने मैक्सिमम पे या मिनिमम पे या जीरो पे पहले पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे लीड। जो पहले पहुंच जाए उसको बोलेंगे लीड। भाई आपने यहां देखा दोनों एक ही साथ अपने मैक्सिमम पे या मिनिमम पे पहुंची हैं या जीरो पे पहुंची हैं। अगर दोनों में से कोई एक पहले पहुंच जाए, कहां, चाहे मैक्सिमम पे, चाहे मिनिमम पे, चाहे जीरो पे, अगर मैक्सिमम पे पहले पहुंचेगी तो वही मिनिमम पे भी पहले पहुंचेगी, वही जीरो पे भी पहले पहुंचेगी। तो अगर दोनों क्वांटिटी एक ही वक्त पे नहीं पहुंच पा रही है तो कोई पहले पहुंच रही होगी, कोई बाद में पहुंच रही होगी। जो क्वांटिटी पहले पहुंच गई अपने मैक्सिमम पे, जो क्वांटिटीज पहले पहुंच गई अपने मैक्सिमम पे, वो लीड कर गई, और जो बाद में पहुंचेगी वो लैग कर गई। जो बाद में पहुंची वो लैग कर गई। मान लीजिए चिंटू और बबली दोनों तैयारी कर रहे हैं नौकरी की। चिंटू और बबली दोनों तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। मान लीजिए चिंटू की नौकरी लगी 26 साल में और बबली की नौकरी लगी 28 साल में।
बोलो नौकरी किसकी पहले लगी? दोनों अपने जिंदगी में एक ही मकसद बनाए थे, सरकारी नौकरी पाने का। चिंटू और बबली दोनों तैयारी कर रहे थे। चिंटू की नौकरी लगी 26 साल की उम्र में, बबली की 28 साल की उम्र में। पहले नौकरी किसकी लगी? चिंटू की। बाद में किसकी लगी? बबली की। तो चिंटू क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। चिंटू क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। बबली क्या कर रही है? लैग कर रही है। चिंटू लीड कर रहा है किससे? बबली से। या कह दो बबली लैग कर रही है किससे? चिंटू से। कितना लैग कर रही है? चिंटू बबली से लीड कर रहा है 2 साल, यही कह दो बबली चिंटू से लैग कर रही है 2 साल, 2 years। चिंटू इज लीडिंग 2 years फ्रॉम बबली, या बबली इज लैगिंग 2 years फ्रॉम चिंटू। ऐसे ही दो क्वांटिटीज को भी हम बना के कर देखें। जैसे ये देखो, ये टाइम है, ये मान लीजिए करंट है। एक ग्राफ ऐसा है, और दूसरा ग्राफ ऐसा है। कुछ ऐसे चल रहा है। मान लीजिए जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला है इसको हमने नाम दे दिया I1 का, और जो ब्लू वाला है इसको हमने नाम दे दिया I2 का। ब्लू वाले को नाम दे दिया I2 का। ग्रीन वाला है I1 और ब्लू वाला है I2। आप इसमें बताइए कौन लीड और कौन लैग कर रहा है I1 और I2 में? आप देखो, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ। ग्राफ स्टार्ट होने के बाद यहां से मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कौन अपने मैक्सिमम पे पहले पहुंचा है। वहां से मैं चेक कर रहा हूं, जो मैक्सिमम पे पहले पहुंचेगा वही अपने मिनिमम पे भी पहले पहुंचेगा, वही अपने जीरो पर भी पहले पहुंचेगा। भाई जो पहले नौकरी पा गया, मान लीजिए नौकरी 50,000, सैलरी 50,000 रुपए है, तो अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना हुआ तो जो पहले नौकरी पा गया वो 1 करोड़ रुपए जल्दी इकट्ठा कर लेगा। जो बाद में नौकरी पाएगा वो 1 करोड़ रुपए बाद में इकट्ठा कर पाएगा। भाई फिक्स सैलरी है, एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी नहीं है, उससे भूल जाओ। तो अगर 50,000 रुपए सैलरी मान के चला जाए तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना हुआ तो पहले कौन इकट्ठा कर पाएगा? जिसकी पहले नौकरी लगेगी। जो बाद में नौकरी पाएगा वो बाद में इकट्ठा करेगा। तो पहले जिसकी नौकरी लगेगी वो लीड कर गया, बाद में जिसकी नौकरी लगी वो लैग कर गया। अब आपको यह बताना है यहां पे I1 और I2 में अपने मैक्सिमम पे पहले कौन पहुंच रहा है? बताओ चेक करके। ग्राफ यहां से स्टार्ट हो, देखो I2 तो यहां पे जाने के बाद अपने मैक्सिमम पहले पहुंचा, कुछ यहां पे इतना टाइम लेने के बाद, इतना टाइम लेने के बाद I2 अपने मैक्सिमम पे पहुंचा है। और I1 तो यहीं पे मैक्सिमम है, बिल्कुल I1 का जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहीं पे है कि नहीं है? यानी जहां से स्टार्ट किया है हमने यहां से, I1 तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम और I2 कुछ टाइम के बाद मैक्सिमम पे पहुंचा है। तो मैक्सिमम पर पहुंचने के मामले में कौन आगे है? मैक्सिमम पर पहुंचने के मामले में कौन आगे है? I1 या I2? यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, I2 तो इतना टाइम लेने के बाद मैक्सिमम पे पहुंचा है, और I1 तो यहीं पे मैक्सिमम पे है। यानी I1 मैक्सिमम पे पहले पहुंचा, यहीं पे है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे I1 मैक्सिमम पे। I2 कुछ टाइम के बाद मैक्सिमम, मान लीजिए टाइम 2 सेकंड है, यहां से टाइम मान लीजिए 2 सेकंड है, तो I2 2 सेकंड के बाद पहुंचा है। I1 यहीं पे मैक्सिमम है, तो I1 अपने मैक्सिमम पे पहले पहुंच रहा है, I2 2 सेकंड बाद पहुंच रहा है अपने मैक्सिमम पे, यानी I2 लैग कर रहा है, I1 लीड कर रहा है। I1 लीड कर रहा है, I2 लैग कर रहा है। तो I1 लीड कर रहा है, I2 लैग कर रहा है। क्लियर है कहानी की नहीं? आप देखो ये I1 यहीं पे मैक्सिमम है और I2 यहां पे मैक्सिमम, इतना टाइम होने के बाद, इतना टाइम होने के बाद मैक्सिमम पहुंचा है ये। और I1 यहीं पे मैक्सिमम है, तो आप ये लिख सकते हो यहां पे I1 लीड्स I2। चलिए यहां से आगे कुछ टाइम तो होगा, मान लीजिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ तो टाइम होगा। उस टाइम में आपने फार्मूला पढ़ा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अरे बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय विस्थापन बटे समय, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, ये रेडियन पर सेकंड में है, ये रेडियन में सेकंड में, यहां से थीटा क्या होगा ओमेगा इंटू टी, यहां से थीटा क्या होगा ओमेगा इंटू टी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको टाइम पता है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करके एंगल यानी कोण नहीं निकल जाएगा। अगर टाइम पता है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओमेगा क्या होता है 2πf, ओमेगा क्या होता है 2πf। तो अगर टाइम पता है तो उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करके यानी 2πf से मल्टीप्लाई करके क्या थीटा नहीं निकल जाएगा। तो अगर टाइम पता है ओमेगा से मल्टीप्लाई करके थीटा निकल जाएगा। तो मान लीजिए यहां से आपका कुछ टाइम है, मान लीजिए 2 सेकंड या 4 सेकंड कुछ भी है, तो यहां से आपका जो भी टाइम है उस टाइम में ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या थीटा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ से आपका जो कोण है वो थीटा, ये कोण कितना है, मान लिया थीटा कोण यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री 40 डिग्री 45 90 डिग्री जो भी हो, पता नहीं कितना होगा, मान लिया हमने थीटा डिग्री है। भाई टाइम था ओमेगा से गुणा किया तो थीटा कुछ कोण आएगा। तो क्या लिखो यहां से आपका कोण अगर थीटा है तो आप लिखेंगे I1 लीड कर रहा है I2 से बाई थीटा डिग्री। ठीक है, I1 लीड कर रहा है I2 से बाई थीटा, या आप इसे ये भी कह सकते हो और I2 लैग कर रहा है I1 से, I2 लैग्स I1, I2 क्या कर रहा है I1 से लैग कर रहा है कितना बाई थीटा डिग्री, ये भी कह सकते हो। बोलो I1 लीड कर रहा है I2 से बाई थीटा या I2 लैग कर रहा है I1 से थीटा, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे मैं कहूं अगर मैं आपकी तुलना अपने आप से करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं जिंदगी में आपसे आगे हूं, मैं जिंदगी में आपसे आगे हूं, या आप जिंदगी में मुझसे पीछे हो। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। या मैं ये कहूं कि मैं आपसे जिंदगी में आगे हूं या आप मुझसे जिंदगी में पीछे हो, दोनों का मतलब एक ही है। Okay, Akbar, it will be given. PDF notes will be given for this batch. Don't worry. PDF will be given, Akbar. या तो मैं ये कहूं कि मैं आपसे आगे हूं या ये कहूं कि आप मुझसे पीछे हो, दोनों बात एक ही है। या ये मैं कहूं मोदी जी मुझसे आगे हैं या मैं मोदी जी से पीछे हूं, मोदी जी मुझसे आगे हैं मैं मोदी जी से पीछे हूं, बात एक ही है। या तो ये कह दो I1 आगे है I2 से, या ये कह दो I2 पीछे है I1 से। अरे भाई या तो ये कहो I1 आगे है I2 से, या ये कह दो I2 पीछे I1 से बाई थीटा डिग्री, एक ही बात है। क्लियर। अब इक्वेशन के रूप में इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये तो आप इस ग्राफ को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इक्वेशन के रूप में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन के रूप में, I1 लीड कर रहा है I2 से बाई थीटा डिग्री। देखो तो I2 की इक्वेशन लिखो आप, I2 की इक्वेशन में लिख दिया ये I2 मान लीजिए ऐसा है Im साइन ओमेगा टी, मान लीजिए I2 ऐसा है, मान लिया Im साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। अगर I2 ऐसा है तो I1 क्या होगा, व्हाट विल बी I1, I1 क्या होगा, I1 जो है I2 से लीड कर रहा है कितना थीटा डिग्री, I1 इज लीडिंग I2 बाई थीटा। तो I1 को क्या लिखोगे, I1 हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी, आगे I1 क्या कर रहा है I2 से लीड कर रहा है ना, लीड के लिए क्या यूज करते हैं, लीड के लिए क्या यूज करते हैं, लीड के लिए यूज करते हैं प्लस, लैग के लिए माइनस, लीड के लिए प्लस। तो I1 लीड कर रहा है, यहां क्या लिखो, यहां प्लस लिखो, प्लस कितना लीड कर रहा है थीटा, तो प्लस थीटा डिग्री लिख दो। ये आप इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि अगर I2 की इक्वेशन ये मान ली जाए, अगर I2 की इक्वेशन ये मान ली जाए तो I1 की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। अब देखो इसका जो एंगल है ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस का मतलब लीड, यहां केवल ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी प्लस है, प्लस मतलब लीड कितना थीटा डिग्री। लीड के लिए प्लस यूज करते हैं, लैग के लिए माइनस, लीड करना है तो आप प्लस यूज कर लिया। ठीक, और अगर इसे ही वेक्टर के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, देखो I1 लीड कर रहा है इससे I2 से, किससे लीड कर, तुलना किससे हो रही है, जिससे तुलना हो रही पहले उसको बना लो, I2 को बना लो, I2 से तुलना हो रही, I2 को जिधर मर्जी उधर बना लो, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, जिधर मर्जी उधर बना लो। चलो हम इधर बना लेते हैं, अच्छा लगता है दिखने में। ये I2 हो गया, I2 को हमने फिक्स कर लिया, रेफरेंस ले लिया I2 को, ये रेफरेंस है, दिस इज फिक्स्ड। आई हैव अज्यूम्ड द डायरेक्शन ऑफ I2 इज दिस। I2 की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती थी, आप किधर भी मान लो, चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, किधर भी मान लो, मैंने मान लिया उधर I2। अब I2 की डायरेक्शन पता चल गई, I1 क्या कर रहा है, I2 से लीड कर रहा है कितना थीटा डिग्री, I1 लीड कर रहा है, लीड के लिए किधर घूमते हो, लीड के लिए देखो अब जब वेक्टर बनाना हो ग्राफ के फॉर्म में, लीड बनाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो,
लैग बनाना है तो क्लॉकवाइज घूमो, लैग बनाना है तो क्लॉकवाइज घूमो, लीड बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अब देखो आपका I1 क्या कर रहा है, I2 से लीड कर रहा है, कितना थीटा डिग्री। तो लीड के लिए किधर कम बनाएंगे, I1 लीड कर रहा है, लीड के लिए लैग के लिए क्लॉकवाइज, लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा वामावर्त, घड़ी के सुई का अपोजिट डायरेक्शन में। अब I1 को बना दीजिए, ये I1 आ गया, ये I2 था, I1 कितना थीटा, ये कोण थीटा हो गया। हमने I2 को रेफरेंस माना, जितना फिक्स कर लिया, I1 आपको इधर बनेगा थीटा डिग्री कोण पे। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, हमें देखिए पता चल रहा है I1 I2 की तुलना में लीड कर रहा है, I1 I2 की तुलना में लीड कर रहा है, कितना थीटा डिग्री, कितना थीटा डिग्री। या इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में ऐसे लिखते थे, ग्राफ के रूप में ऐसे बना सकते हैं, या जो दूसरा लाइन लिखा हुआ ये, इस लाइन को आप कैसे कर सकते हो, जो दूसरी लाइन है, इस लाइन को अगर आपको लिखना हो, ये लाइन तो हो गई, ये जो दूसरी लाइन है, और इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, इसी स्टेटमेंट को ग्राफ को देख करके कि I2 लैग कर रहा है I1 से, तो लैग किससे कर रहा है, I1 से, तुलना किससे की जा रही है, I1 से। I1 की इक्वेशन बनाओ, I1 की इक्वेशन क्या मान लिया, I1 को मान लिया Im sin ओमेगा टी, जिससे तुलना की जाए उसको मान लिया करो ऐसे, I1 से तुलना की जा रही है, I1 बराबर Im sin ओमेगा टी मान लिया। अब I2 क्या होगा, I2 लैग कर रहा है I1 से, I2 आपका हो जाएगा Im sin ओमेगा टी। लैग के लिए क्या करते हैं, लैग, I2 लैग कर रहा है ना, ये I2 I1 से लैग कर रहा है, लैग के लिए क्या करते हैं, लैग के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, लैग के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस साइन यूज कर लिया, कितना लैग कर रहा है, थीटा डिग्री, तो माइनस थीटा, ये इक्वेशन हो गई। यानी अगर I1 की इक्वेशन ये है तो I2 की इक्वेशन ये संभव है। If this is equation of I1, this will be equation of I2. Here it is omega t, here omega t minus theta. Minus sign is representing that this quantity is lagging from this quantity. Minus means lag. Here it was plus, plus means lead, plus means lead, minus means lag, कितना थीटा। तो I2 I1 से लैग कर रहा है थीटा। अब अगर वेक्टर के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में बनाना हो इसको, तो आपका क्या है, I2 लैग I1 से कर रहा है, जिससे लैग या लीड कर रहा है, जिससे तुलना की जा रही है उसको बना लो पहले। तो I1 को बना लीजिए, I1 को बना लिया, I1 को रेफरेंस मान लिया, फिक्स कर लीजिए दिशा में, I1 इधर है, आप मान I1 को किधर भी सकते हो, मैंने मान लिया I1 इधर है। अब I2 I1 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, I2 क्या कर रहा है, I1 से लैग कर रहा है, I2 क्या कर रहा है, I1 से लैग कर रहा है, और लैग का मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, लैग का मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, लैग का मतलब क्लॉकवाइज। लैग क्वांटिटी अगर बनानी हो तो क्लॉकवाइज घूमिए, I2 लैग कर रहा है I1 से, यानी क्लॉकवाइज घूमिए, I1 इधर है, I2 को बनाना है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। किसको घुमाए, क्लॉकवाइज, I2 को बना दीजिए क्लॉकवाइज घूमने के बाद, तो I2 जो आपका है वो इधर हो गया, I2 इधर हो गया, कितना थीटा। I1 रेफरेंस से, I2 इधर है, क्लॉकवाइज थीटा बना दिया हमने। बोलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस ग्राफ को देख करके मैंने ये पता लगा लिया कि I1 लीड कर रहा है I2 से, या ये कह लो I2 लैग कर रहा है I1 से। अगर ऐसा बोला तो ऐसे इक्वेशन लिखो, ऐसा बोला तो ऐसे इक्वेशन लिखो। इस इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, इसको ग्राफ के फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। भाई ये मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए ज्यादा हैं आपसे, मैं कहूं मेरे पास 100 रुपए ज्यादा हैं आपसे, या ये कहूं आपके पास 100 रुपए कम है मुझसे, दोनों का एक ही तो मतलब हुआ। मेरे पास ज्यादा है आपसे 100 रुपए, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, मेरे पास 1100 रुपए है। यू हैव 1000 रुपीज, आई हैव 1100 रुपीज। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं कि मेरे पास 100 रुपए आपसे ज्यादा है, या आपके पास मेरे से 100 रुपए कम है। वैसे ही I1 I2 से लीड कर रहा है, या I2 I1 से लैग कर रहा है थीटा डिग्री कोण से। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे, ग्राफ के फॉर्म में ऐसे बना लिया। तो अगर दो क्वांटिटीज एक ही वक्त पे अपने मैक्सिमम को अचीव नहीं कर रही हैं,
या एक ही टाइम पे अपने मिनिमम को अचीव नहीं कर रही हैं, या एक ही टाइम पे अपने जीरो पे नहीं पहुंच रही हैं, तो कोई पहले पहुंच रहा होगा, कोई बाद में पहुंच रहा होगा। जो पहले पहुंच गया वो लीड कर गया, और जो बाद में पहुंचेगा वो लैग करेगा। ठीक, सो इज द स्टोरी क्लियर? मैं लिख रहा हूं, देखो, इफ टू क्वांटिटीज reaches at their maximum comma minimum and zero at same time, if two quantities reaches at their maximum comma minimum and zero at same time, then they are in same phase. If one quantity ठीक, एक तो ये हो गया। If two quantities reaches at their maximum or minimum or zero at different time, then quantity which reaches at their maximum, then quantity which reaches at their maximum or minimum or zero earlier, earlier मतलब पहले, earlier is leading, and quantity which reaches their maximum or minimum or zero after मतलब बाद में, after is lagging। यही कहानी है कि अगर दो क्वांटिटीज एक ही वक्त पे नहीं पहुंच रही अपने मैक्सिमम पे या मिनिमम पे या जीरो पे, अलग अलग टाइम पे पहुंच रही है, तो जो पहले पहुंच गई वो लीड कर गई, जो बाद में पहुंची वो लैग कर गई। वही लिखा है, इफ टू क्वांटिटीज reaches at their maximum or minimum at zero different time, then quantity which reaches at their maximum or minimum or zero earlier मतलब पहले is leading, and quantities which reaches their maximum or minimum at zero after मतलब बाद में। जो बाद में पहुंचा वो पिछड़ गया, लैग कर गया, जो पहले पहुंचा वो लीड कर गया। कहां? अपने मैक्सिमम पे। जो मैक्सिमम पे पहले पहुंचेगा वो बाद में, वो जो मैक्सिमम पे अपने पहले पहुंचेगा वही अपने मिनिमम पे भी पहले पहुंचेगा, वही जीरो पे भी पहले पहुंचेगा। ऐसा नहीं कोई क्वांटिटी मैक्सिमम पे पहले पहुंच जाएगी, मिनिमम पे पहुंचने के बाद में पीछे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो पहले पहुंचेगा वो हर जगह पहले पहुंचेगा, और जो बाद में पहुंचेगा वो हर जगह बाद में पहुंचेगा। तो आपको एक चीज भी चेक कर सकते हो, केवल मैक्सिमम को चेक करके काम बता सकते हो कि अच्छा मैक्सिमम पे क्वांटिटी पहले पहुंच रही है तो लीड कर गई, ये बाद में पहुंच रही है तो लैग कर गई। बस तीनों जगह अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख जरूर दिया है बट तीनों जगह चेक करने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ से आप देखो, इस ग्राफ में हमने यहां से ग्राफ स्टार्ट किया तो हमने कहा ये ग्राफ I2 इतने टाइम के बाद अपने मैक्सिमम पहुंचा है, और इसी टाइम पे I1 अपने मैक्सिमम पहुंचा हुआ है, यहीं पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो I1 मैक्सिमम में पहले पहुंचा, I2 बाद में पहुंचा, जो पहले पहुंचा वो लीड कर गया, जो बाद में पहुंचा वो लैग कर गया। I1 लीड कर रहा है, I2 लैग कर रहा है। I1 लीड कर रहा है I2 से थीटा डिग्री, या I2 लैग कर रहा है I1 से थीटा डिग्री।
ओके, अब आइए आपको एक दो सवाल करवाते हैं हम, वहां से आपकी कहानी क्लियर होगी। जैसे मैंने कहा, पहले एक दो ग्राफ बनाइए। हमने कहा V लीड्स I बाई 30 डिग्री। इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाना तो कैसे बनाओगे? V लीड कर रहा है I से, किससे तुलना की जा रही? I से। V लीड है, V आगे है I से। पहले I को बना दो अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में। चलो मेरी दिशा में I को बना देते हैं। I की दिशा को फिक्स मान लिया, डिफरेंस मान लिया। आप मान किधर भी सकते थे I को। आप I को इधर मान लेते, आप I को इधर मान लेते, आप I को इधर मान लेते। जैसे I की दिशा बदलती वैसे उसके डिफरेंस में V आपका चेंज हो जाता, मगर हम नॉर्मली इस दिशा में मान लेते हैं, बस आसान थोड़ा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। हमने मान लिया I की दिशा इधर है, तो अगर I की दिशा इधर तो V क्या कर रहा है? लीड कर रहा है I से। लीड के लिए किधर घूमते हैं? लीड के लिए, लीड के लिए, लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमो, फिर आपको क्या मिलेगा? V। ये हो गया आपका V, कितना डिग्री? थीटा, 30 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है 30 डिग्री। वोल्टेज जो है आपका करंट से लीड कर रहा है 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कहीं V लैग्स I बाई 60 डिग्री, मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारा वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट से 60 डिग्री। जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट से 60 डिग्री। तो जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट से 60 डिग्री। तो I की तुलना में I से कंपेयर किया जा रहा है, तो I को रेफरेंस मान लो, ये I है, I है। V क्या कर रहा है? I से लैग कर रहा है। V लैग्स I से V क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो अगर लैग कर रहा है तो लैग के लिए किधर घूमेंगे? लैग के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे, लैग के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। करंट इधर है, वोल्टेज को लैग कराना है करंट से, लैग के लिए किधर घूमना है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूम जाइए, कितना? 60 डिग्री। ये क्लॉकवाइज है, कितना घूमे? 60 डिग्री। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। गुड मॉर्निंग रवि रंजन। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? बोलिए सभी लोग। अब आइए आपको एक आधा ऑब्जेक्टिव सवाल करवाते हैं। पहले जैसे मान लीजिए ये है कि वोल्टेज है 100 साइन ओमेगा टी प्लस 30, करंट है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120। आपको ये बताना है V और I में क्या फेज डिफरेंस है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन V and I। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन V and I। वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए? वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस निकालिए। निकालिए। आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, करंट की भी इक्वेशन दे रखी है। आपसे ये पूछा है कि फेज डिफरेंस बता दीजिए वोल्टेज और करंट के बीच में। निकालो। देखो इसको कैसे कर सकते हो आप, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड,
आप वोल्टेज को ऐसे लिखो, V इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये तो ऐसे ही है। और करंट को आप लिखो 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120 था, प्लस 120 था, इसको ऐसे लिखो प्लस 30 और प्लस 90। कोई दिक्कत है क्या? 90 और 30 120 ही तो होता है। तो 50 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 90, भाई 90 30 120 होता, वही तो है। 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120, 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120, 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120, जो ये है वही है, बस इसको दो हिस्से में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? जैसा ऊपर था वैसा नीचे बनाने की कोशिश किए हैं हम। अब देखो यहां है ओमेगा टी प्लस 30 और यहां भी ओमेगा टी प्लस 30, यानी इस कोण को आप जितना भी कहोगे ये उतना है और प्लस 90 डिग्री है। प्लस का मतलब लीड, अगर इस कोण को थीटा मान लो, मैं इस पूरे को क्या मान लू? थीटा, ये पूरा थीटा है और ये क्या है? थीटा प्लस 90 डिग्री। प्लस का मतलब लीड, प्लस का मतलब लीड। अगर माइनस होता तो माइनस का मतलब लैग, माइनस का मतलब लैग, प्लस का मतलब लीड। यहां प्लस है यानी ये क्वांटिटी से लीड करी कितना? 90 डिग्री। जो एंगल वहां है सेम एंगल यहां भी वही है, प्लस मतलब लीड और 90 डिग्री, यानी ये क्वांटिटी इससे 90 डिग्री लीड कर रही है। करंट लीड कर रही है वोल्टेज से 90 डिग्री। बोल सकते हैं कि नहीं? तो आप देखो इस पूरे को देखो और फिर इस पूरे को देखो, थीटा मान लो, ये जो एंगल है ये एंगल वहां भी, इसमें प्लस 90, यानी ये करंट वोल्टेज से लीड करी 90 डिग्री। तो आई लीड्स वी, आई लीड्स वी बाई, आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री, आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री। अगर आई और बी, आई वी से 90 डिग्री लीड कर रही है 90 डिग्री, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। करंट लीड कर रही है वोल्टेज कितना? 90 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री, ये फेज डिफरेंस है। दोनों के फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री। स्वरूप व्यंजन एक तरीका तो ये था, या दूसरा तरीका कैसे हो सकता है इसको सॉल्व करने का? और बेसिक से सवाल है ये, इससे आसान सवाल की उम्मीद मत ही करना, इससे टफ हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वोल्टेज है 100 साइन ओमेगा टी प्लस 30, तो ओमेगा टी प्लस 30 को मान लीजिए थीटा, भाई ओमेगा टी भी थीटा है मान लीजिए। अरे ओमेगा बराबर थीटा पान टी होता है कि नहीं होता है? हाँ, थीटा बराबर ओमेगा टी, तो इस ओमेगा टी का कुछ मानोगा, मान लीजिए 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी होगा 30 में जुड़ेगा। तो ओमेगा टी प्लस थीटा को, ओमेगा टी प्लस 30 को एक फिक्स मान लो, थीटा मान लो इसको, ओमेगा टी प्लस 30 को फिक्स मान लो। तो ओमेगा टी प्लस 30, तो वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया, इधर आपने मान लिया कि आपका वोल्टेज इस दिशा में है, रेफरेंस है ये, फिक्स मान लिया इस दिशा में वोल्टेज है, कितना है? ओमेगा टी प्लस 30 है, ठीक, जो भी कोण है मान लिया, ओमेगा टी प्लस 30 को रेफरेंस मान लिया। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है ये, नहीं ऐसे करो, मैं लिख करके बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फिर से। करंट क्या है? वोल्टेज है आपका 100 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और दूसरा है 50 साइन प्लस 120। आई है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, आई है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। यही कहानी थी। आइए मैं इसको ग्राफ के फॉर्म बनाता हूं। ओमेगा टी को यहां मान लीजिए रेफरेंस मान लीजिए, ये मान लीजिए ओमेगा टी है, ओमेगा टी ये है रेफरेंस मान लिया, ओमेगा टी को रेफरेंस मान लिया। अब v क्या है? ओमेगा टी प्लस 30 है, प्लस का मतलब लीड, प्लस का मतलब लीड कितना? 30 डिग्री, यानी ओमेगा टी को अगर आपने इधर माना है तो ओमेगा टी प्लस 30 किधर बनेगा? अगर ओमेगा टी को इधर माना है तो ओमेगा टी प्लस 30 किधर बनेगा? प्लस का मतलब लीड होता है, प्लस का मतलब लीड, प्लस का मतलब लीड, प्लस का मतलब लीड, और लीड के लिए किधर घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यह है कि अगर ओमेगा टी इधर है, ये ओमेगा टी प्लस 30, प्लस मतलब लीड, तो जो v होगा आपका वो कब मिलेगा? प्लस मतलब लीड, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर, एंटी क्लॉकवाइज घूम कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री घूमे एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका v।
और ये कितना घूमे आप, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो आप इधर। ओमेगा टी इधर था, आप ओमेगा टी प्लस 30 के, प्लस मतलब लीड, लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए 30 डिग्री ये। अब ये अगर ओमेगा टी था तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस 30, अगर ये एंगल ओमेगा टी था तो कितना होगा ओमेगा टी प्लस 30, क्योंकि हम 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीड। अब ये क्वांटिटी वोल्टेज की मिल गई, वोल्टेज आपका इधर हो गया वोल्टेज क्या है आपका इस दिशा में, वोल्टेज आपका इस दिशा में हो गया। हाँ रवि ये चीज टाइम पे होगी। करंट क्या है, करंट है साइन ओमेगा टी प्लस 120, ओमेगा टी को आपने इधर माना है, हाँ इधर माना ओमेगा टी को, ठीक। ये क्या ओमेगा टी प्लस 120, प्लस मतलब लीड कितना 120 डिग्री, प्लस मतलब लीड कितना 120 डिग्री, तो प्लस का मतलब होता है लीड, कितना लीड करना है 120 डिग्री, और लीड के लिए किधर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। प्लस का मतलब लीड, लीड के लिए किधर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कितना घूमेंगे 120 डिग्री। तो जो करंट होगी आपकी, वो करंट क्या होगी, ओमेगा टी इधर अगर है तो प्लस 120 किधर बनाएंगे, प्लस मतलब लीड, लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना 120 डिग्री, तो 90 कहीं यहां आएगा भाई, इधर की तुलना में 90 कहीं यहां आएगा, थोड़ा और इधर घूमना है, ये 120 हो गया, ये हो गई आपकी करंट, ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ये एंगल था 30 डिग्री। देखो ओमेगा टी ये था, ये जो एंगल है ओमेगा ओमेगा टी प्लस 30, और ये जो एंगल हो गया ये हो गया ओमेगा टी प्लस 120, क्योंकि ये तो ओमेगा टी माना है, ये ओमेगा टी प्लस 120 हो गया। प्लस का मतलब लीड, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा कितना 120 डिग्री। अब आप बताओ वी और आई के बीच में एंगल कितना है, वी और आई के बीच में एंगल कितना है, आपका वी इधर है आई इधर है, कोण कितना हो गया वी और आई के बीच में, ये एंगल है। आप बताओ एंगल कितना है, आई इधर है वी इधर है, यहां से यहां का एंगल 120, यहां से यहां का एंगल 30, यहां से यहां का 120, यहां से यहां का 30, तो इस पूरे 120 में से 30 सब्सट्रैक्ट कर दो, इस पूरे 120 में से 30 को सब्सट्रैक्ट करो, घटा दो, ये 120 में से 30 घटाओ कितना होगा 90, ये एंगल आएगा 90 डिग्री। यानी आई और वी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री हो गया, आई और वी के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, दिख रहा है कि नहीं, आई और वी के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। अब आपको यह बताना है कि एंगल तो 90 डिग्री आ गया, एंगल तो 90 डिग्री आ गया आई और वी के बीच में, कौन लीड और कौन लैग कर रहा है, तो आप देख लो वी और आई के बीच फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री आ गया, फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड आई, बिटवीन बी बाई बी ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब बिटवीन बी एंड आई, ये हो गया 90 डिग्री, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई इज 90 डिग्री, वी और आई के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ गया, ठीक। अब ये देखना है कि इस आई और वी में कौन लीड और कौन लैग कर रहा है, ये देखना है कि वी और आई में कौन लीड और कौन लैग कर रहा है। तो देखो अगर हम आई को रेफरेंस माने तो वोल्टेज कैसे मिल रहा है क्लॉकवाइज घूमने के बाद, आई को रेफरेंस मानो अगर तो वोल्टेज कैसे मिल रहा है क्लॉकवाइज घूमने के बाद, क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो मिलता है वो लैग करता है, क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो मिलता है वो लैग करता है, इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से कितना 90 डिग्री, वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से 90 डिग्री, यानी वी लैग्स आई बाई 90 डिग्री। भाई अगर करंट को रेफरेंस माने तो वोल्टेज कैसे मिला 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद, तो आप यही तो बोलोगे कि वोल्टेज क्लॉकवाइज घूमने के बाद मिला 90 डिग्री, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, क्योंकि लैग कब मिलता है क्लॉकवाइज घूमने के बाद, तो वी लैग्स आई बाई 90 डिग्री। या आप ऐसे कर लो, अगर वोल्टेज को रेफरेंस माने हम कि हमने वोल्टेज को रेफरेंस माना तो करंट कैसे मिल रही है, करंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद मिल रही है। अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस मानूं तो करंट कैसे मिल रही है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद मिल रही है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद क्या मिलता है लीड, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद क्या मिलता है लीड, यानी अगर वोल्टेज इधर है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद करंट मिल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद तो लीड क्वांटिटी बनती है, इसका मतलब करंट लीड कर रही है वोल्टेज कितना 90 डिग्री, तो आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री। ऐसे भी कर सकते थे आप कि करंट वोल्टेज से लीड करिए 90 डिग्री, या वोल्टेज लैग करा करंट से 90 डिग्री, या फेज डिफरेंस 90 डिग्री, या तो ऐसे बना लो या फिर ऐसे देख के डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि अगर वी इतना है तो आई क्या है प्लस 90, यानी आई लीड कर रहा है वी से 90 डिग्री, आई लीड कर रहा है वी से 90 डिग्री, दोनों तरीका सही है, जैसे आपको स्ट्राइक कर जाए एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया, इस मेथड में इस सवाल में कोई डाउट है किसी को तो बताइए।
आइए आपको एक सवाल और देते हैं। V1 है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 और V2 है b साइन, अगर एक साइन हो एक कॉस हो वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि एक साइन है कॉस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप पहले बेसिक सवालों को पढ़ो। आपको बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 इज, बताओ 60 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 15 डिग्री। फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 क्या है? 60 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री या 15 डिग्री। बताइए सभी लोग। देखो पाई का मतलब होता है 180, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 हो जाएगा आपका 180/4, 45 डिग्री। पाई बाई 6 हो जाएगा आपका 180/6, 30 डिग्री। पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 6 मतलब 30। अच्छा अब आइए बनाइए जरा। V1, V1 क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तो ओमेगा टी को आप बना लीजिए। इधर ओमेगा टी को हमने रेफरेंस मान लिया, ओमेगा टी। ये क्या है? V1 प्लस पाई बाई 4, प्लस मतलब होता है लीड, लीड के लिए किधर घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस मतलब होता है लीड, लीड के लिए किधर घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कितना? पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए 45 डिग्री। ये हो गया आपका V1, ये 45 डिग्री घूम गया। पाई बाई 4 मतलब 45, प्लस मतलब लीड। V2 कब मिलेगा? बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, माइनस मतलब लैग, माइनस मतलब लैग, लैग के लिए किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज, लैग के लिए किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज। पाई बाई 6 मतलब 30, तो क्लॉकवाइज घूमो और 30 डिग्री घूमो, तो क्लॉकवाइज घूमिए और 30 डिग्री घूमिए, 30 डिग्री घूम गई है क्लॉकवाइज। ये हम क्लॉकवाइज घूमे थे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे। ये हो गया आपका V2। ठीक, V1 V2 बना दिया। अब कुछ नहीं, V1 पता चल गया, V2 पता चल गया। पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे फेज डिफरेंस कितना होगा V1 और V2 के बीच में, यानी कोण कितना बन रहा है V1 और V2 के बीच में, ये कोण बता दीजिए। तो बताओ V1 V2 कितना कोण बन रहा है? ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 प्लस 30 कितना हो गया? पूरा कोण 45 प्लस 30 75 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे V1 और V2 के बीच में? 45 प्लस 30 75 डिग्री। बोलो। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आंसर तो आ गया हमारा 75 डिग्री। जब ऐसा कोई सवाल आपको मिले इस टाइप का कि ए साइन दिस बी साइन दिस, ये एक प्लस हो एक माइनस हो, तो जब एक में प्लस और एक में माइनस और फेज डिफरेंस निकालना हो तो बताओ, पता है क्या किया करो? दोनों का जो एंगल है उसको जोड़ दिया करो, वो फेज डिफरेंस आ जाएगा। जो एंगल ये है, जो एंगल ये, दोनों को ऐड कर दो तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो, अगर दोनों प्लस प्लस है दोनों माइनस माइनस है तब मत जोड़ना, तब एक में से दूसरे को घटा दिया करना, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसे अगर कहूं, जैसे हमने कहा ये क्वेश्चन है कि V1 है आपका
ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री और V2 है बी साइन ए और बी कुछ वैल्यू 100 80 50 कुछ भी ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। हमने कहा V1 और V2 के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2। तो जब ऐसा सवाल आए नोट में करके लिख रहा हूं, नोट में पहला पॉइंट है। जब ऐसा सवाल आए कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो और फेज डिफरेंस पूछिए V1 और V2 के बीच में, क्या करो फेज डिफरेंस निकालने के लिए एक प्लस एक इसका एंगल जोड़ दो 60 + 30, यही फेज डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री। हमें ग्राफ का बनाने की जरूरत है क्योंकि हमको पता है प्लस का मतलब एक ऊपर गया होगा, माइनस का मतलब एक नीचे गया होगा, एक ऊपर एक नीचे तो एंगल जुड़ ही जाएगा। जब अपोजिट साइन हो तो क्या करो एंगल को जोड़ दो। और अगर ऐसा हो कि V1 दिया हो ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री और V2 दिया हो बी साइन, ये दोनों साइन साइन होने चाहिए, दोनों कॉस कॉस होने चाहिए। एक साइन एक कॉस हो तो फिर नहीं चलेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा कुछ। दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस। बी साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री ऐसे दे दे। अगर अब पूछे V1 और V2 के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, एक प्लस है दूसरा एक प्लस है, तो क्या किया करो ज्यादा में से कम वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया करो। 60 में से 45 घटाओ कितना हो जाएगा 15, ये 15 डिग्री फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये ट्रिक है, जब ऐसा कोई सवाल आए ना तो आपको ज्यादा कलम चलाने की जरूरत नहीं कि ग्राफ बनाओ सोचो। समझाने के तो आपको कन्वेंशनल तरीके से समझाया जाता है, परंपरागत तरीके से, मगर ये सब प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एग्जाम में देखा हमने साइन साइन ओमेगा सब सेम है, एक भी प्लस ए भी प्लस है, ज्यादा में से कम वाले घटाओ, 60 में से 45 घटाओ 15 के 15 फेज डिफरेंस आ गया 15 डिग्री। यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को जोड़ो 60 और 30 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया। हमको कलम चलाने की जरूरत है ही नहीं। ये सवाल था एक प्लस था एक माइनस था, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो π/4 + π/6 यही फेज डिफरेंस, π/4 + π/6 यही फेज डिफरेंस आ जाएगा। π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, 75 डिग्री हो गया। बस पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, है कि नहीं। जब सेम साइन हो तो क्या करो सब्सट्रैक्ट करो, और अपोजिट साइन हो तो जोड़ दो फेज डिफरेंस के लिए। यानी मैं लिख रहा हूं लास्ट में, जब सेम साइन हो कि यहां भी प्लस यहां भी प्लस यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो क्या करो सब्सट्रैक्ट कर दो, हटा दो एक में से दूसरा वाला एंगल। और जब अपोजिट साइन हो क्या हो अपोजिट साइन मतलब एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, तो ऐड कर दो, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए। ठीक, तो आपको ज्यादा कलम चलाने की जरूरत है ही नहीं। आइए एक सवाल और आपको देते हैं। V1 है 100 साइन ओमेगा टी प्लस 120, पूछा हुआ है एग्जाम में सवाल, ऊपर डिग्री है।
और V2 है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 80 डिग्री। पूछा है व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2। टाइम लगेगा क्या? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन, B बाई W मतलब बिटवीन V1 एंड V2। बताओ। अरे हमको कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, फेज डिफरेंस निकालना, दोनों सेम साइन है, ज्यादा में से कम वाले को हटा दो, 120 में से 80 को हटाओ 40 डिग्री। सेम साइन, सब्सट्रैक्ट कर दो ज्यादा में से कम वाले को, 120 में से 80 को हटा दो 40 डिग्री। ये ऐसे कर दो, V1 को लिखो 100 साइन ओमेगा टी प्लस इसको 120 रहने दो। V2 को ऐसे लिखो 50 साइन ओमेगा टी प्लस 80 था, इसको प्लस 80 रहने दो, इसको ऐसे लिखो प्लस 120 है ना, प्लस 120 कैसे लिखो, प्लस 80 प्लस 80 120 है ना, प्लस 40 ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई। V1 क्या है 120 है, ओमेगा टी प्लस 120, तो 120 को क्या लिख सकते हो 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 120 होगा। अब इसको देखो, ये है ओमेगा टी प्लस 80, ये है ओमेगा टी प्लस 80 और यहां भी ओमेगा टी प्लस 80 है। ये जो एंगल है उतना यहां तो है ही, साथ में इसमें क्या है प्लस 40 डिग्री, प्लस 40 डिग्री, प्लस मतलब लीड, प्लस 40 डिग्री प्लस मतलब लीड, यानी ये क्वांटिटी इससे लीड कर रही है कितना 40 डिग्री, ये क्वांटिटी इससे लीड कर रही है कितना 40 डिग्री। यहां जो कोण है इसमें उतना तो है प्लस 40 डिग्री, यानी V1 लीड कर रहा है V2 से, V1 लीड्स V2 बाय 40 डिग्री। ये जो कोण है फेज डिफरेंस 40 डिग्री है। हमें तो फेज डिफरेंस ही बताना था तो हम सीधे ज्यादा में इसका मतलब हटा देते, क्योंकि दोनों सेम साइन है, 120 में से 80 40 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया। हमने ये भी बता दिया कि V1 लीड कर रहा है V2 से, V1 लीड कर रहा है V2 से, या ये कह दो V2 लैग कर रहा है V1 से, दोनों का मतलब एक ही है। कोई तकलीफ? नेक्स्ट सवाल, V है आपका 50√2 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री और I है 200 साइन ओमेगा टी माइनस 130 डिग्री। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I? बिटवीन V एंड I बताओ, V और I के बीच फेज डिफरेंस बताइए। सब होगा संगम, डोंट वरी, धीरज तो रखो। आपको फेज डिफरेंस निकालना है, बस यही सवाल है। देखो दोनों का साइन सेम है ना, माइनस माइनस, चाहे दोनों प्लस प्लस हो चाहे दोनों माइनस माइनस, जब सेम साइन हो तो ज्यादा में से कम वाले को हटा दिया करो, 130 में से घटा दो 60 को, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री फेज डिफरेंस आ जाए। V और I कलम चलाओगे क्या? RRB जेईई में ऐसे सवाल आएंगे, टिक मारना है बस, कंप्यूटर पे टिक करना है, ऐसे क्लिक करना, हो गया काम। जब दोनों का साइन सेम हो, माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, ज्यादा वाले में कम वाले को हटा दो, वही फेज डिफरेंस मिल जाएगा। 130 में से 60 को सब्सट्रैक्ट करो, घटा दो, 70 आएगा, वही फेज डिफरेंस हो गया, कुछ नहीं करना है। आप इसको इक्वेशन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर इक्वेशन ही बनाना हो तो आप क्या करो, I को ऐसे लिखो 200 साइन, पहले V को लिखो, V को लिखो 50√2 साइन ओमेगा टी माइनस 60, लिख दिया V को लिख दिया, यही तो था। अब I क्या है 200 साइन ओमेगा टी
-130, -130 को आप कैसे लिख सकते हो, यहां -60 है ना, तो -60 और -70 ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत। जो आई है क्या है 200 साइन ओमेगा टी, -60 -70 तो -60 और -70 -130 ही तो होगा, -60 और -70 -130 ही तो होगा, 200 साइन ओमेगा टी -130 तो -60 -130 -130 यहाँ पे -130 यहाँ पे, कोई दिक्कत क्या, जो यहां वही यहां, कोई दिक्कत ना। तो अब देखो अगर इसके एंगल को ओमेगा टी -30 को हम फिक्स कर लें तो जो एंगल यहां है वही एंगल यहां भी है कि नहीं भाई, जो एंगल यहां है वही एंगल यहां भी है। अगर हम इसको थीटा कह दें तो ये क्या होगा, ये थीटा -70 है, अगर इस पूरे को मैं क्या कर दूं थीटा, तो ये एंगल क्या होगा पूरा, ये होगा थीटा -70। तो आप देखो इस थीटा के कंपेरिजन में थीटा -70, माइनस मतलब लैग, माइनस मतलब लैग कितना 70 डिग्री, यानी करंट वोल्टेज से लैग कर रही है 70 डिग्री, करंट वोल्टेज से लैग कर रही है 70 डिग्री। वोल्टेज का अगर एंगल थीटा है तो क्या थीटा -70, माइनस मतलब लैग कितना 70 डिग्री, करंट लैग कर रही है वोल्टेज से 70 डिग्री। देखो ये एंगल जितना भी है यहां उतना है, ये -70 और आ गया, यानी आप ये कहोगे आई लैग्स वी बाई 70 डिग्री, आई लैग्स वी बाई 70 डिग्री। फेज डिफरेंस जो हो गया आपका 70 डिग्री का है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो और दूसरा मेथड जो है आप ग्राफ के थ्रू बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेथड क्या है, ये ओमेगा टी -60 या ओमेगा टी -130, ओमेगा टी को रेफरेंस मानो, ओमेगा टी को रेफरेंस मान लिया हमने यहां पे, ओमेगा टी को रेफरेंस मान लिया, ठीक। पहला एंगल है -60, माइनस का मतलब लैग, लैग के लिए किधर घूमते हो क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब लैग, लैग के लिए किधर घूमते हो क्लॉकवाइज, कितना 60 डिग्री, तो माइनस का मतलब लैग कितना घूमना है 60 डिग्री, 60 डिग्री घूम जाओ तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। इस ओमेगा टी की तुलना में 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए तो v मिल गया, तभी तो क्या हो गया ओमेगा टी की तुलना में 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए तो v मिल गया, क्योंकि माइनस था, माइनस मतलब लैग। दूसरा क्या करंट, करंट है 200 साइन ओमेगा टी -130, माइनस का मतलब लैग, माइनस का मतलब लैग कितना घूमना है 130, माइनस का मतलब लैग, लैग का मतलब क्लॉकवाइज फिर घूमो कितना 130 डिग्री, 130 डिग्री घूमो, माइनस का मतलब लैग क्लॉकवाइज 130 डिग्री। देखो यहां तुलना 90 यहां आएगा, 120 130 इधर कहीं आएगा, इसकी तुलना 90 यहां 120 130 इधर कहीं आएगा, तो आपका 90 इधर का 130 मान लीजिए यहां कहीं आया, ऐसे ये एंगल हो गया 130 डिग्री, ये क्या हो गई करंट, ये करंट हो गई। यानी ओमेगा टी की तुलना में हम क्लॉकवाइज ही घूमे कितना 130 डिग्री तो आपको करंट मिली, यानी इस ओमेगा की तुलना में क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमे तो v मिला, इस ओमेगा की तुलना में 130 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे तो i मिला। अब 60 इधर है 130 इधर है, आपसे पूछा क्या है v और i के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो आप बताइए फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, ये v है ये i है, यही तो है फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस कितना है, ये पूरा 130 ये 60, ये पूरा 130 ये 60, ये कैसे मिलेगा, इस पूरे में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, इस पूरे में से घटा दो तो 130 माइनस 60, 130 माइनस 60, 130 माइनस 60 कितना हो गया 70 डिग्री, फेज डिफरेंस 70 डिग्री आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। और देख के पता तो चल ही रहा है, अगर वोल्टेज को रेफरेंस माने तो करंट कब मिल रही है क्लॉकवाइज घूमने के बाद, अगर वोल्टेज को रेफरेंस माने तो करंट क्लॉकवाइज घूमने के बाद मिल रही है, यानी वोल्टेज की तुलना में करंट 70 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद मिल रही है, क्लॉकवाइज घूमने के बाद लैग क्वांटिटी मिलती है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, आई क्या कर रही है वोल्टेज लैग करी कितना 70 डिग्री, करंट क्या कर रही है वोल्टेज से, करंट वोल्टेज की तुलना में कब मिली क्लॉकवाइज घूमने पर कितना 70 डिग्री, हमको पता है क्लॉकवाइज घूमने के बाद लैग क्वांटिटी मिलती है, यानी करंट वोल्टेज से लैग कर रही है 70 डिग्री। या अगर मैं इसको रेफरेंस मान के करंट को रेफरेंस मान के वोल्टेज तक पहुंचना चाहूं, तो अगर मैं करंट को रेफरेंस मान के वोल्टेज तक पहुंचना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, करंट की तुलना में वोल्टेज कब मिल रहा है जब हम 70 डिग्री ऐसे घूम रहे हैं, जब 70 डिग्री ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम, तो
तो अगर करंट को रेफरेंस माने तो 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद वोल्टेज मिल रहा है। अगर करंट को ऐसे रेफरेंस माने तो 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद वोल्टेज मिल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो लीड करती है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद लीडिंग क्वांटिटी मिलती है, इसका मतलब करंट की तुलना में वोल्टेज लीड कर रहा है कितना, 70 डिग्री। तो करंट की तुलना में वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी वी लीड्स आई बाई 70 डिग्री। करंट की तुलना में वोल्टेज लीड कर रहा है क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो कितना, 70 डिग्री। तो ये कहो कि आई लैग है पीछे से, या ये कहो वी लीड है आई से, दोनों का मतलब एक ही है। मैं आपसे अमीर हूं या आप मुझसे गरीब हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं या आप मुझसे गरीब हो, दोनों का मतलब एक ही है। यहां क्या कह रहा है, आई पीछे है वी से, आई पीछे है, ये कह रहा है वी आगे है, तो आई पीछे है या वी आगे है, एक ही तो मतलब है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं फेजर डिफरेंस में, अभी बहुत बेसिक चीजें हमने आपको बताई है। आज की क्लास में जो पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी। आज की कहानी का निचोड़ यह है कि अगर दो क्वांटिटीज एक ही वक्त पे अपने मैक्सिमम पे, मिनिमम पे या जीरो पे पहुंच गई तो सेम फेज में है, और एक ही वक्त पे नहीं पहुंची तो जो पहले पहुंचा वो लीड कर गया, जो बाद में पहुंचा वो लैग कर गया। ठीक है, और कोई बात है, कुछ कहानी है, कुछ पूछना तो बताइए आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।